पिछले 5 सालों में 65% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ। जब हम इस तरह के आंकड़े सुनते हैं ना तो अक्सर दिमाग में किसी नई टेक कंपनी का ख्याल आता है। बिल्कुल। मतलब कोई उभरता हुआ एआई स्टार्टअप होगा या कोई बहुत ही आक्रामक फिनटेक फर्म होगी। 60-65% की सालाना ग्रोथ कोई आम बात तो है नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। खासकर पारंपरिक व्यवसायों में, और वो भी बैंकिंग सेक्टर में, जहां ग्रोथ अक्सर सिंगल डिजिट या मुश्किल से 10-12% के आसपास घूमती है। सही कहा। वहां इस तरह का आंकड़ा किसी अजूबे से कम नहीं लगता। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये 65% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ किसी सिलिकॉन वैली स्टार्टअप का नहीं है, बल्कि भारत के एक पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। एग्जैक्टली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आंकड़ा है ये। तो आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इसी चौंकाने वाले आंकड़े के पीछे की सच्चाई को खंगालने वाले हैं। हमारे पास बैंक का लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग कॉल की ट्रांसक्रिप्ट और पूरा का पूरा वित्तीय डेटा मौजूद है। हमारा मिशन आज बस ये समझना है कि कैसे इस बैंक ने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बदल दिया है। राइट। हम सिर्फ इन शानदार आंकड़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है। और हाँ, क्या बैलेंस शीट के पन्नों के बीच कोई बड़ा खतरा तो नहीं छुपा है? और देखिए, ये विश्लेषण इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई सरकारी बैंक इतने कम समय में इतना बड़ा टर्न अराउंड दिखाता है ना, तो उसके पीछे अक्सर बहुत ही सोची समझी रणनीतिक शिफ्ट होती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ है, बल्कि हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि ये क्यों और कैसे हुआ। बिल्कुल। कैसे एक पारंपरिक सरकारी बैंक ने खुद को एक प्रॉफिट मशीन में बदल दिया। तो चलिए सीधे उसी बदलाव की बात करते हैं। मतलब ये पिछले 5 सालों में हासिल की गई 65% की प्रॉफिट ग्रोथ आखिर आसमान से तो नहीं टपकी होगी। जाहिर सी बात है। अगर हम 5 साल पीछे जाएं तो बैंक का ढांचा कैसा था? उन्होंने ऐसा क्या बदला जिसने उनके मुनाफे को ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर भेज दिया? तो इस पूरे ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बैंक के रेवेन्यू सोर्सेज में हुआ एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है। अच्छा। अगर हम डेटा पे गौर करें तो 5 साल पहले, मतलब वित्तीय वर्ष 2022 में, बैंक की कुल रेवेन्यू में ट्रेजरी का हिस्सा लगभग 32% हुआ करता था। एक मिनट, यहाँ ट्रेजरी का मतलब हम थोड़ा साफ कर देते हैं। हाँ, बताइए। ट्रेजरी का सीधा सा मतलब है कि बैंक आम ग्राहकों को लोन देने के झंझट में पड़ने के बजाय अपना पैसा सीधे सरकारी बॉन्ड्स या अन्य सुरक्षित निवेशों में लगा देता है। राइट। इसे अक्सर बैंकिंग की दुनिया में लेजी बैंकिंग भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है लेकिन मुनाफा भी बहुत मामूली होता है। आपने एकदम सही पकड़ा। देखिए, ट्रेजरी ऑपरेशंस में सुरक्षा तो होती है लेकिन मार्जिन बहुत पतले होते हैं। 5 साल पहले उनका 32% पैसा वहीं से आ रहा था, लेकिन अब हालिया तिमाही के आंकड़ों के अनुसार ट्रेजरी का ये हिस्सा घटकर सिर्फ 19% रह गया है। अरे वाह! हाँ, बैंक ने जानबूझकर इस लेजी बैंकिंग वाले मॉडल से खुद को बाहर निकाला है। तो फिर ये जो पैसा ट्रेजरी से निकाला गया वो गया कहाँ? वो पैसा गया है सीधे रिटेल बैंकिंग में। अच्छा। रिटेल बैंकिंग का हिस्सा जो पहले 35% हुआ करता था, वो अब उछलकर 46% हो गया है। इसे बैंकिंग की भाषा में रैम पोर्टफोलियो कहते हैं। रैम मतलब? RAM, यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME लोन्स। आज की तारीख में ये रैम पोर्टफोलियो उनके कुल डोमेस्टिक एडवांसेस का 63% हो गया है। ओहो। मतलब बैंक अब बड़े कॉर्पोरेट्स या बॉन्ड्स पर निर्भर रहने के बजाय आम लोगों, किसानों और छोटे व्यापारियों को लोन देने पर अपना पूरा जोर लगा रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई थोक व्यापारी अचानक से सीधे ग्राहकों को अपना माल बेचने लगे। मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर। एकदम सटीक एनालॉजी। क्योंकि थोक में माल बेचने पर वॉल्यूम तो ज्यादा होता है लेकिन प्रति यूनिट मुनाफा बहुत कम होता है। राइट। वहीं जब आप सीधे ग्राहकों यानी रिटेल में बेचते हैं तो आपको मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि इस रिटेल बैंकिंग वाले शिफ्ट का सीधा असर बैंक के मुनाफे और उस 65% वाली ग्रोथ पर कैसे पड़ा? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिटेल लोन, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन या MSME लोन पर बैंक हमेशा ट्रेजरी निवेश या बड़े कॉर्पोरेट लोन के मुकाबले ज्यादा ब्याज दर वसूलता है। तो जब बैंक ने अपना 46% रेवेन्यू सीधे रिटेल बैंकिंग से कमाना शुरू किया तो उनका यील्ड ऑन एडवांसेस तेजी से बढ़ने लगा। मतलब उन्होंने कम मुनाफे वाली जगह से पैसा निकालकर ज्यादा मुनाफे वाली जगह लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और इसी रिटेल बैंकिंग शिफ्ट ने हाल ही में उनके प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। अच्छा। इसके परिणाम स्वरूप हालिया तिमाही का ही उदाहरण लें तो उनका फाइनेंसिंग मार्जिन 16% तक पहुंच गया है। 16% का फाइनेंसिंग मार्जिन?
ये बैंकिंग सेक्टर में काफी बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। ये बेहतरीन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। जब आप अपनी कुल लोन बुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज्यादा मार्जिन वाले रिटेल सेगमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, तो हर 100 रुपए के लोन पर आपकी कमाई बढ़ जाती है। राइट। इसी मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से बैंक पिछले 5 सालों से लगातार वो 65% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज कर पा रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा क्रिटिकल होने दीजिए। जी बिल्कुल। जब कोई भी बैंक रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में इतनी तेजी से लोन बांटता है, वो भी सालाना 20-25% की ग्रोथ के साथ, तो मेरा दिमाग तुरंत एक खतरे की घंटी बजाता है। एनपीए का खतरा? हाँ, एनपीए यानी बैड लोन की घंटी। हमने इतिहास में देखा है कि जब भी बैंक आक्रामक तरीके से लोन बांटते हैं, तो 3-4 साल बाद उनके बैलेंस शीट में बैड लोन का बम फूटता है। क्या इस बैंक के साथ ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। तेज ग्रोथ का मतलब अक्सर क्रेडिट क्वालिटी से समझौता करना होता है। राइट। लेकिन यहाँ कहानी एकदम उल्टी दिख रही है। इतनी तेजी से लोन बुक बढ़ाने के बावजूद बैंक का ग्रॉस एनपीए गिरकर सिर्फ 1.45% पर आ गया है। बस इतना? हाँ। और अगर हम नेट एनपीए की बात करें, तो वो तो मात्र 0.13% है। अरे वाह! इसका सीधा सा मतलब है कि क्रेडिट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है, गिरावट नहीं। और ये कम होते नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक की लंबी अवधि की वित्तीय सेहत को बहुत मजबूत बना रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे संभव हुआ? कागजों पर तो ठीक है, लेकिन अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने इस पर कुछ बताया है कि ब्रांच लेवल पर असल में हो क्या रहा है? बिल्कुल बताया है। मतलब क्या उन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमाई है? कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने बिहेवियरल लेवल पर एक बड़ा बदलाव किया है। अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने अपने ब्रांच मैनेजरों और जोनल मैनेजरों के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी डैशबोर्ड तैयार किया है। अच्छा, तो पहले ब्रांच मैनेजर क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले पारंपरिक तौर पर ब्रांच मैनेजरों को लोन बांटने का बस एक टारगेट दिया जाता था। उनका मुख्य फोकस होता था टॉप लाइन ग्रोथ, यानी किसी भी तरह लोन बांटकर अपना टारगेट पूरा करना, भले ही उस लोन पर मार्जिन कम हो या रिस्क ज्यादा हो। एग्जैक्टली। लेकिन अब इस प्रॉफिटेबिलिटी डैशबोर्ड के जरिए ट्रैकिंग इस बात की हो रही है कि जो नया लोन बांटा गया है, उससे बैंक को असल में कितना मुनाफा हो रहा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। हाँ, अब ब्रांच लेवल पर ही सही प्राइसिंग और रिस्क असेसमेंट किया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब इंसेंटिव का तरीका ही बदल दिया। अब मैनेजर आंख मूंद कर लोन नहीं बांट रहे, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि किस लोन में बैंक का फायदा है। बिल्कुल। ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। लेकिन चलिए, लोन बांटने की बात तो हो गई। बैंक का दूसरा सबसे अहम हिस्सा होता है पैसा जुटाना, यानी डिपॉजिट्स। हाँ, आजकल तो हर बैंक रो रहा है कि लोग फिक्स डिपॉजिट नहीं करा रहे, पैसा जुटाना महंगा हो रहा है। पब्लिक सेक्टर के बाकी बैंकों के मुकाबले इनकी ग्रोथ और हाल कैसा है? अगर हम पीयर कंपैरिजन करें, यानी पब्लिक सेक्टर के बाकी बैंकों के एवरेज को देखें, तो उनकी औसत डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 11% के आसपास है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 13% की डिपॉजिट ग्रोथ हासिल की है। अच्छा, 2% ज्यादा? हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसके लिए किसी महंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का सहारा नहीं लिया है। बिना महंगे डिपॉजिट के। आमतौर पर बैंक जब लिक्विडिटी के दबाव में होते हैं, तो वो महंगे ब्याज पर पैसा उठाते हैं। राइट। तो फिर इन्होंने अपनी डिपॉजिट कॉस्ट को मैनेज कैसे किया? क्या अर्निंग कॉल में इसका कोई सुराग है? बिल्कुल है, और ये उनकी रणनीति का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। उन्होंने महंगे डिपॉजिट्स के पीछे भागने के बजाय रीफाइनेंस का सहारा लिया है। रीफाइनेंस? हाँ, उन्होंने लगभग 19,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस उठाया है, जिसकी दर महज 6 से 6.5% है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? इस रीफाइनेंस वाले पैसे पर सीआरआर और एसएलआर की पाबंदियां नहीं होती। जरा इस सीआरआर और एसएलआर वाले हिस्से को आसान भाषा में समझाएं। ये बैंक के मुनाफे को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, मान लीजिए किसी ग्राहक ने बैंक में 100 रुपए जमा किए। ठीक है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक वो पूरे 100 रुपए आगे लोन पर नहीं दे सकता। उसे सीआरआर के तहत कुछ पैसा बिना किसी ब्याज के रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, और एसएलआर के तहत कुछ पैसा कम मुनाफे वाले सरकारी बॉन्ड्स में रखना होता है। यानी 100 में से बैंक शायद सिर्फ 75 या 80 रुपए आगे लोन पर दे पाता है। समझ गई। यानी ग्राहक के जमा किए हुए पैसे का एक हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, जिस पर बैंक कोई खास कमाई नहीं कर पाता। एकदम सही। लेकिन ये जो 19,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस उन्होंने उठाया है, इस पर ये दोनों पाबंदियां लागू नहीं होती। अरे वाह!
बैंक इस पूरे के पूरे पैसे को आगे ऊंचे ब्याज दर पर रिटेल लोन में बांट सकता है। अच्छा, इससे उनके पास लिक्विडिटी भी बनी रही और उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी मजबूत रहा। और यही मार्जिन सीधे बॉटम लाइन यानी मुनाफे में जुड़ता है। बिल्कुल, और इसी एफिशिएंसी का नतीजा है कि संभावित व्यक्तिगत शेयर धारकों के लिए उनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 23% है। 23%? हाँ, जो कि हालिया तिमाही में बढ़कर 24.65% तक पहुंच गया है। 23% से 24% का ROI। पारंपरिक सरकारी बैंकिंग में ये आंकड़ा तो ऐतिहासिक रूप से बहुत ऊपर है। बहुत ज्यादा। श्रोताओं के लिए बता दूं, 23% ROI का मतलब है कि शेयरधारकों के लगाए गए हर 100 रुपए पर बैंक 23 रुपए का मुनाफा कमा रहा है। बिल्कुल। जब कोई बैंक इतनी तेजी से और इतने अच्छे मार्जिन पर पैसा बना रहा हो तो जाहिर है बड़े निवेशकों की नज़र उस पर पड़ेगी ही। मैंने डेटा में देखा है कि संस्थागत निवेशकों का पैटर्न भी बहुत तेजी से बदला है पिछले कुछ समय में। एकदम सही कहा आपने। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव आया है वो इस बैंक की लंबी अवधि की स्थिरता को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत है। डेटा बताता है कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी मात्र 0.24% से बढ़कर 14.28% हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। वहीं विदेशी निवेशक भी अब 5.82% की हिस्सेदारी रखते हैं। राइट। दूसरी तरफ प्रमोटर यानी सरकार की हिस्सेदारी 90% से घटकर 73.60% पर आ गई है। मुझे ये बताइए कि प्रमोटर होल्डिंग कम होने और ये जो 14.28% संस्थागत हिस्सेदारी बढ़ी है, इसका एक आम रिटेल शेयरधारक के लिए क्या मतलब है? देखिए, ये बहुत ही सकारात्मक संकेत है। किसी भी सरकारी बैंक में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 14.28% हिस्सेदारी लेना एक तरह का स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। स्टैंप ऑफ अप्रूवल? हाँ, क्योंकि बड़े निवेशक सिर्फ एक तिमाही का प्रॉफिट देखकर पैसा नहीं लगाते। उनके पास रिसर्च एनालिस्ट की पूरी टीम होती है। वो तो है। जो इतना बड़ा निवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने बैलेंस शीट को अंदर तक खंगाला है और उन्हें बैंक की लंबी अवधि की स्थिरता और भविष्य की वैल्यूएशन पर पूरा भरोसा है। अच्छा। और सरकार की हिस्सेदारी कम होने से बाजार में फ्री फ्लोट बढ़ता है, जिससे स्टॉक की सही कीमत तय होने में मदद मिलती है। और इस दौरान बैंक 2.61% का डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है। बिल्कुल, और यही वो चीज है जो आय केंद्रित लंबी अवधि के रिटेल निवेशकों को बहुत आकर्षित करती है। 23% का ROE और 2.61% का डिविडेंड यील्ड, ये कॉम्बिनेशन उन रिटेल निवेशकों के लिए बहुत लुभावना है जो एक स्थिर रिटर्न चाहते हैं। राइट। ये जो 14.28% इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बढ़ी है, ये आम शेयरधारकों को विश्वास दिलाती है कि ये 65% की प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ हवा का बुलबुला नहीं है। तो अब तक की हमारी इस चर्चा को सुनकर ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ट्रेजरी से निकलकर रिटेल में शिफ्ट, 16% का फाइनेंसिंग मार्जिन, ब्रांच मैनेजरों का वो प्रॉफिटेबिलिटी डैशबोर्ड, 23% का ROE और बड़े निवेशकों का बढ़ता भरोसा। राइट। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, बैलेंस शीट के पन्नों के बीच अक्सर कुछ खतरे छिपे होते हैं। मैंने स्क्रीनर का डेटा खंगाला है और मुझे एक आंकड़ा मिला है जो मुझे थोड़ा डरा रहा है। मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। आप निश्चित रूप से कंटिंजेंट लायबिलिटीज की बात कर रही हैं। बिल्कुल। डेटा के अनुसार बैंक पर 50,756 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। 50,000 करोड़ से ज्यादा। इसके अलावा उनका टैक्स रेट भी काफी कम दिख रहा है, करीब 11 से 14% के बीच। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी आखिर होती क्या है? देखिए, और क्या ये 50,756 करोड़ रुपए का आंकड़ा आम रिटेल शेयरधारकों की वित्तीय स्थिरता के लिए किसी टाइम बॉम्ब की तरह है? इसे समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म को देखना होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब कोई ऐसा कर्ज नहीं है जो बैंक को आज ही चुकाना है। अच्छा। ये एक ऑफ बैलेंस शीट रिस्क होता है। इसका मतलब है कि ये वो देनदारी है जो भविष्य में किसी विशेष घटना के होने पर ही सामने आएगी। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? जी। रियल वर्ल्ड में ये कैसा दिखता है? बिल्कुल। मान लीजिए किसी बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट को कोई हाईवे या पुल बनाने का सरकारी देयका मिला है। ठीक है। सरकार कहती है कि हमें एक बैंक गारंटी लाकर दो कि अगर तुम काम छोड़कर भाग गए तो नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। अब बैंक अपनी फीस लेकर वो गारंटी दे देता है। जब तक वो ठेकेदार सही से काम कर रहा है तब तक बैंक पर कोई देनदारी नहीं है। राइट। लेकिन अगर वो ठेकेदार डिफॉल्ट करता है तो गारंटी का पूरा पैसा बैंक को चुकाना पड़ेगा। इसी तरह लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक के खिलाफ पेंडिंग कोर्ट केस भी इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा झटका लगता है और कॉर्पोरेट्स डिफॉल्ट करने लगते हैं
तो ये जो 50,756 करोड़ रुपए हवा में तैर रहे हैं, ये अचानक से बैंक की बैलेंस शीट पर एक असली नुकसान बनकर गिर सकते हैं। हाँ, और इसका सीधा असर आम इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के रिस्क प्रोफाइल पर पड़ेगा, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट तो स्वाहा हो जाएगा। एकदम सही। देखिए, बैंकिंग के बिजनेस में कंटिंजेंट लायबिलिटीज होना आम बात है। बैंक इसी से फीस कमाते हैं। लेकिन 50,756 करोड़ रुपए वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि जैसा कि हमने पहले देखा, बैंक का ग्रॉस एनपीए फिलहाल सिर्फ 1.45% पर है, जो कि कम है। हाँ, जो ये बताता है कि अभी उनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत मजबूत है। लेकिन ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसे लंबी अवधि के इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और वो जो टैक्स रेट वाली बात थी, भारत में कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगभग 25% के आसपास है, लेकिन इनका प्रभावी टैक्स रेट 11 से 14% क्यों है? क्या ये उनके प्रॉफिट को आर्टिफिशियली फुला नहीं रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं जो मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल में स्पष्ट किए थे। क्या? पहला, बैंक की लगभग 40% शाखाएं ग्रामीण इलाकों में हैं और सरकार ऐसे बैंकों को टैक्स बेनिफिट देती है। अच्छा। दूसरा और सबसे अहम कारण है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। क्या डेफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब पुरानी घाटे का एक डिस्काउंट कूपन है? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। बैंक ने अतीत में जो भारी बैड लोन्स के राइट ऑफ किए और घाटे से, उसके बदले उन्हें टैक्स के नियम के अनुसार एक क्रेडिट मिल जाता है। वो भविष्य के मुनाफे पर उस क्रेडिट का इस्तेमाल करके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कानूनी है। राइट। लेकिन हाँ, निवेशकों को ये समझना होगा कि ये कूपन हमेशा के लिए नहीं है। मतलब कभी तो एक्सपायर होगा। हाँ, भविष्य में जब ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स खत्म हो जाएंगे तो टैक्स रेट वापस सामान्य हो जाएगा, लगभग 25%। और जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट ग्रोथ की ये 65% वाली रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हमने काफी गहराई से इस बैलेंस शीट को डीकोड किया है। जी। अब आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जी। हमने देखा कि कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले 5 सालों में वो 65% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ हासिल की। बिल्कुल। उन्होंने ट्रेजरी के उस लेजी बैंकिंग वाले सुरक्षित लेकिन कम मुनाफे वाले रास्ते को छोड़कर रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई बैंकिंग का रास्ता चुना। राइट। इसी 46% रिटेल बैंकिंग शेयर की वजह से उन्हें 16% का बेहतरीन फाइनेंसिंग मार्जिन मिला। ब्रांच मैनेजरों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी डैशबोर्ड लाकर उन्होंने अपने एनपीए को 1.45% तक गिरा दिया। महंगे डिपॉजिट से बचने के लिए 19,000 करोड़ का स्मार्ट रीफाइनेंस लिया, जिससे संभावित व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए उनका आरओई 23% तक पहुंच गया। एकदम से ही समरी है। और इसी परफॉर्मेंस का इनाम उन्हें मिला जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 14.28% हो गई। लेकिन साथ ही हमने रिस्क फैक्टर्स को भी गहराई से देखा। 50,756 करोड़ रुपए की कंटिंजेंट लायबिलिटीज और भविष्य में बढ़ने वाला टैक्स रेट ऐसे मुद्दे हैं जो लंबी अवधि के निवेशकों के रडार पर हमेशा होने चाहिए। बिल्कुल, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को समझना ही एक समझदार निवेशक की निशानी है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अर्निंग कॉल के दौरान मैनेजमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल ट्रेंड की ओर इशारा किया था। कौन सा ट्रेंड? आज का उपभोक्ता बदल रहा है। लोग अब अपना पैसा पारंपरिक फिक्स डिपॉजिट में 6-7% ब्याज के लिए रखने के बजाय म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी जैसे एसेट क्लास में डाल रहे हैं। ये बदलाव अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी लोग डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं। हाँ, हर महीने एसआईपी के टूटते हुए रिकॉर्ड्स इसका सीधा सबूत है। तो सोचने वाली बात यह है, भविष्य में जब आम लोग अपना पैसा पारंपरिक बैंक डिपॉजिट्स की जगह स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में डालना जारी रखेंगे तो बैंकों के लिए सस्ता पैसा जुटाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये तो है। आज तो इन्होंने 19,000 करोड़ का रीफाइनेंस ले लिया, लेकिन आगे क्या? इस बदलती हुई दुनिया में क्या कोई भी पारंपरिक बैंक अपनी इस 65% की शानदार प्रॉफिट ग्रोथ की रफ्तार को बिना अपने मार्जिन से समझौता किए लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर खुद गहराई से सोचने की जरूरत है। बैंकिंग का भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वो लोन किसे और कैसे दे रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भविष्य की पीढ़ी अपना पैसा जमा करने के लिए बैंकों को चुनती भी है या नहीं।
आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने और इन जटिल वित्तीय आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और भी रोचक विषयों और इनसाइट्स के साथ वापस आते रहेंगे।